सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को करने वाला है। ये अतलग उत्तरी क्वेश्चन दोस्तों आपके पवन सीरीज के हैं और ऑलरेडी आपके 4 सब्जेक्ट हमने पढ़ा के खत्म कर दिए। 4 के चारों सब्जेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर विषय की मास्टर क्लास हमने बनाई है, तो मास्टर क्लास की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों हर विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व करवाया है, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से सारे वीडियोस को देख सकते हैं और आपको हर विषय की बहुत ही अच्छी तैयारी कराई गई है यहाँ पर। और इस तरीके से आप पूरे YouTube पर कहीं नहीं देखोगे कि पूरे हैंड रिटन नोट्स में आपको सारी चीजें मिली हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं मतलब उत्तरी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी का महत्व बताइए। दोस्तों, कहानी का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, चाहे वो शेर की कहानियां हो, चाहे वो भूतों की कहानियां हो, वो भी बच्चे बहुत चाव से सुनते हैं। तो कहानियों से ज्ञान की वृद्धि होती है, कहानियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और उनकी जो कल्पना शक्ति होती है, सोचने की क्षमता होती है, उसका भी क्या होता है, विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। कहानियों में क्या होता है, जो घटनाएं होती हैं उनका सजीव चित्रण होता है। जो कहानियां होती हैं वो बच्चों को क्यों पसंद आती हैं, क्योंकि कहानियां जो होती है ना वो घटनाओं का सजीव चित्रण होती है कि हाँ ऐसे शेर था, शेर गुफा में रहता था और इस तरीके से एक लोमड़ी आई, लोमड़ी उसकी गुफा में घुस गई। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को दिखाया भी जाता है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो बच्चे बहुत ही चाव से सारी कहानियों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक क्या होती है, बहुत ही अच्छा साधन होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। जो हमारे आसपास की संस्कृति होती है, जो गायन होता है, जो कला होती है, उससे क्या होता है कि उससे जो हमारी अगली पीढ़ी होती है वो उससे रूबरू होती है और इससे क्या होता है कि वो प्रथा जो होती है वो आगे चलती रहती है गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, तो मौखिक शिक्षण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, तो अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या फिर इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। यानी कि जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है, इसमें शिक्षक बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते रहते हैं, गतिविधि कराते रहते हैं, जिससे बच्चे भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो दोनों लोगों को क्या रहना पड़ता है, हमेशा क्रियाशील रहना पड़ता है। अगर क्रियाशील नहीं रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, तो ना तो टीचर सही से पढ़ा पाएंगे और ना बच्चे सही से पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, बच्चों की सभा बैठा करके उसमें किसी विषय पर चर्चा करा करके पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के माध्यम से, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, गद्य एवं पद्य में क्या अंतर है। तो पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जैसे कि कविता हुआ, कोई दोहा हुआ, छंद हुआ। जबकि जो गद्य होता है इसमें लय का कोई उपयोग नहीं होता, जैसे कि कोई कहानी लिखी हुई है। पद्य की संरचना, पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि जो गद्य है उसमें छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है,
तो रस छंद अलंकार किसमें होता है? दोहे में होता है ना। तो इस तरीके से जो पद्य होता है इसमें एक ध्वनि होती है, एक सुर होता है, एक लय होता है, एक ताल होता है, जिससे बच्चों को बहुत आनंद आता है। जैसे हम कोई कविता कहते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और जो कहानी होती है इसमें कोई तुकबंदी नहीं होती है, इसमें हर एक लाइन में कहानी लिखी होती है और उसको हमें क्या होता है? पढ़ना होता है उस कहानी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, गद्य का अर्थ लिखिए। तो गद्य क्या होती है? जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वो क्या है? गद्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो यानी कि सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? दोस्तों द्रुत मतलब होता है तेज, तेजी से पाठ को पढ़ना। शीघ्रता से कोई लेसन है या कोई चैप्टर है उसको बच्चा पढ़ रहा है, बहुत स्पीड से पढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? द्रुत पाठ इसको हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि हम अपने मुख से बोल करके जो भावों को प्रकट करते हैं वही क्या कहलाती है? अभिव्यक्ति कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक यानी कि मुख से बोल करके जो भी हम अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं उसके कौन कौन से साधन होते हैं? तो विचार विमर्श, वार्तालाप के माध्यम से आपस में बातचीत करके, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, चर्चा पर चर्चा करके, कविता पाठ करके अपने विचारों को हम रख सकते हैं, भाषण के द्वारा रख सकते हैं, व्याख्यान के द्वारा, कहानी, कथन इत्यादि के द्वारा हम मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन आदि ये सब क्या है? लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। लिख करके हम अपने भावों को इनसे प्रकट करते हैं, चाहे वो कहानी के माध्यम से लिखे, चाहे वो आत्मकथा हो, चाहे निबंध हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, तो अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ण किसे कहते हैं? तो अक्षर समूह का दूसरा नाम ही क्या है? वर्ण है। वर्ण समूह को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन वर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 है, शब्द की व्याख्या कीजिए। तो व्यक्ति के विचारों के प्रतीकों के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों शब्द जो है वो शब्द के दो भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णनात्मक शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के आगे लग करके उस शब्द को क्या कर देते हैं? उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मर में आ लग गया तो ये अमर हो गया, क्रमण में अति लग गया तो अतिक्रमण हो गया, नैतिक में आ जुड़ गया आगे तो अनैतिक हो गया, आलय में न्याय जुड़ गया तो न्यायालय हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रत्यय का अर्थ बताइए। प्रत्यय का मतलब पीछे होता है, यानी कि प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़ुआ शब्द के बाद हट लग जाने से कड़ुआहट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामासिक पद किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के परस्पर एक शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो जो समास होता है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। यहाँ पर आप 6 प्रकार कर लीजिए दोस्तों, 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इसके अलावा द्विगु समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये दोनों दोस्तों यहाँ पर छूट गया, तो 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपको अच्छे से पता ही होगा। और संज्ञा को देखिए यहाँ पे आपकी किताब में 3 प्रकार का बताया गया, तो आप लोग 3 याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि आप लोग का जो इंग्लिश का पेपर है उसमें 5 प्रकार की संज्ञा दी हुई है, लेकिन आपकी जो किताब है यानी कि आपकी जो बुक है उसमें 3 ही प्रकार की संज्ञा दी गई है आपकी हिंदी में। तो यहाँ पर मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैसे आपको पता है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार ही दिया, तो 3 को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, क्रिया के भेद लिखिए। क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, अगर हम कर्म के आधार पर देखें तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो उसके 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में कहा है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कर्म के आधार पर देख लिया, अकर्मक और सकर्मक, और अब रचना के आधार पर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्व कालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषक, संख्यावाचक विशेषक और संकेतवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 34 है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द का वह रूप जिससे उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन, जो हिंदी है उसमें वचन 2 प्रकार के ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और लिंग 2 प्रकार के ही होते हैं। हिंदी की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, हिंदी में वचन लिंग दोनों ही 2 प्रकार के ही होते हैं। तो देखिए लिंग की परिभाषा क्या, तो शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के या संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या नारी जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद 2 लिंगों में से किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वे पुल्लिंग होते हैं या तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाचन के प्रकार बताइए। तो वाचन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 37 है, सस्वर वाचन कितने प्रकार का किया जाता है। तो सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कि कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या गद्यांश का पाठ, पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ रहे हों, यानी कि यहाँ पर इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक सस्वर वाचन वो होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति पढ़ रहा होता है, और दूसरा जो होता है जिसमें पूरी क्लास पढ़ रही होती है या पूरे लोग पढ़ रहे होते हैं, एक साथ बोल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मौन वाचन का अर्थ लिखिए। तो मौन वाचन का अर्थ ही होता है कि मन में पढ़ना, बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, ही मौन वाचन है। यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन नंबर 40 है, पद क्रम का क्या अर्थ है। तो शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को ही हम क्या कहते हैं, पद क्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में 2 अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध का द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यूह का विलोम क्या होगा। तो व्यूह का विलोम निर्व्यूह होगा अथवा अव्यूह होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैंने कहा होगा, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है, ये संदेहवाचक वाक्य है। मैंने कहा होगा मतलब उस व्यक्ति को याद ही नहीं है कि मैंने कहा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा। तो
चक्रधारी, चक्रधर अथवा चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी अर्थात भगवान विष्णु। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द लिखिए। तो प्रत्युत्पन्न मति या फिर प्रति उत्पन्न मति, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। इसको याद रखिएगा, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसके अलावा यूपी टेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर रस की कविता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंघी नहीं दोस्तों, कंघी होगा यहाँ पर। कंघी का तत्सम शब्द है कंकतिया या कड़कती। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए शब्द होता है, तो ये होता है आदित्य का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए। बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को से देखते रहे। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर विषय की वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।